हेलो बच्चों, आज का सेशन है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को हम जानेंगे, समझेंगे। सारी चीज़ें इसमें जितनी भी A to Z होती हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस का भी एक सेक्शन जुड़ा हुआ है। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सेक्शन है जो आपको काफ़ी दिमाग से ऊपर से निकले जा रहा है। उसको भी कवर करेंगे, बढ़िया से समझेंगे सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन, थोड़ा बहुत अभी परसेंटेजेस में इसमें आएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन बिना किसी देरी के। समझते हैं व्हाट इज़ ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या कहना चाह रहा है हमसे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, सबसे पहले नाम पर आते हैं हम। नाम क्या बोला इसने? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ बोला है, मतलब क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। किस तरीके से? जैसे आप दो बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। पहले एक लड़का ए है और एक लड़का बी है। एक के नंबर 80 आते हैं, एक के नंबर 60 आते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई ये ज़्यादा अच्छा बच्चा पढ़ाई में है, वो थोड़ा एवरेज बच्चा पढ़ाई में है। तो आपने कंपैरिजन जो किया वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे कर लिया। आप बोलोगे उसके 80% आ रहे हैं तो उसके 60% आ रहे हैं। तो यही हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हुई, ए और बी, और इन्हीं को आपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, परसेंटेज के हिसाब से आपने उनको कंपेयर कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। अब वो दो क्वांटिटी, जैसे कि एक ए है और एक बी है, ये 60 मार्क्स लेकर आ रहा है, ये 80 मार्क्स लेकर आ रहा है। अब इन दोनों के मार्क्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 20 मार्क्स का है। इट मीन्स ये ज़्यादा समझदार है और ये थोड़ा सा नालायक है, बैक बेंचर है। ये हो गई हमारी बेसिक बातें कि किस तरीके से दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करा जा रहा है। लेकिन स्कूल में ये तो नहीं आएगा। अब आगे जो आएगा वो पढ़ते हैं। परसेंटेज में किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करा जाता है। अब परसेंटेज की बात आई है तो परसेंटेज का मतलब समझ लो। परसेंटेज मान ले पर 100, पर 100 के हिसाब से आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। पर 100 के हिसाब से आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। जैसे कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया में से आपने 20 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना? 80 रुपया। तो वो कंपैरिजन अगर आप करोगे, मतलब 100 रुपया थे आपके पास, आपने उसमें से 20 रुपये खर्च करे, 20 रुपये के आप क्रैक्स लेके आ गए और 80 रुपये आपने अपनी जेब में डाल लिए। ये खर्च कर दिए और ये जेब में चले गए। जो खर्च हुआ अगर आप उसका देखोगे तो एक 100 में से ही तो खर्च किया, जितना आपके पास टोटल क्वांटिटी थी उसी में से ही तो खर्च किया, और उसी में से बचेगा। इसी में से खर्च होगा, इसी में से बचेगा। तो यही कंपैरिजन हमारी बात आ जाती है। इसमें से कंपेयर करोगे तो इसमें से 20 रुपया खर्च किया है। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो इसमें से आपने 80 रुपया बचाया है, जेब में गया है। इतनी बात समझ में आई? कंपेयर करोगे 100 को पूरी टोटल क्वांटिटी से। अब इसमें लिखना क्या है? ये होती है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी ये खर्च की गई और ये बची हुई, ये लेफ्ट बची गई आपके पास। और हमेशा टोटल क्वांटिटी 100% होगी। टोटल क्वांटिटी इज ऑलवेज 100%। अब वो कैसे? जैसे कि अब क्लास में बच्चे हैं 43। अगर 43 में से 43 बच्चा ही प्रेजेंट होता है तो मैडम क्या बोलेंगी? 100% अटेंडेंस लगी है। अब इसका मतलब ये थोड़ी बस 100 ही रुपया होना चाहिए या 100 ही बच्चे होने चाहिए। इट मीन्स पूरी की पूरी चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये थी हमारी परसेंटेज में बात करने का तरीका, समझने का तरीका। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ किस तरीके से हम आम भाषा में हम समझ पा रहे हैं, देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा बहुत मैथमेटिकल वे में, क्वेश्चंस के वे में। आप क्या समझते हो उसमें? ये सारा तामझाम मिटोते हैं भाई। दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किस तरीके से करा जा रहा है उसको समझते हैं। पहला, मैंने बोला कि आपके पास 200 रुपये हैं जिसमें से आपने
120 उड़ा दिए, 80 रुपया बचा लिया। टोटल है 200, स्पेंट किया आपने 120 रुपये और बचाया कितना, 80 रुपये। बचाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भूल गया यार मैं तो। स्पेंड और सेव आपने 80 रुपया किया, टोटल 200 है, स्पेंड आपने किया 120 और सेव आपने किया, बचाया 80 रुपये। 80 रुपये बचा लिए। तो अब इसमें से कंपैरिजन किस तरीके से बनता है, कंपेयर करो ज़रा टोटल को स्पेंड से। सबसे पहले टोटल को स्पेंड से करेंगे। तो जो क्वांटिटी आप कंपेयर कर रहे हो उसको ऊपर लिखो, जिससे कर रहे हो उसको नीचे, और हमेशा टोटल क्वांटिटी नीचे ही आएगी। टोटल से कंपेयर कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे ही आएगी। जरूरी नहीं है हमेशा टोटल ही नीचे आए, मीन्स के टोटल से कर रहे हो तो टोटल ही नीचे आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा टोटल ही आए। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर बोला जाएगा कि स्पेंड से टोटल का बताना है, अगर बोला जाएगा उल्टा बोला जाएगा, अगर स्पेंड से टोटल का बताया जाएगा कि स्पेंड से टोटल को कंपेयर करो, तो यहाँ पर स्पेंड नीचे आ जाएगा और टोटल ऊपर आ जाएगा। ये वाला किस्सा है। यहाँ पर ये तो हो जाएगी स्पेंड वाली और ये हो जाएगी टोटल वाली। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा चेंज हो गई। पहले बोला टोटल से कंपेयर करना है, भाषा पे जाओ, कंपेयर टोटल से तो माने 200 से। अब बोला है स्पेंट से 120, जिससे करना है वो नीचे आएगा, जिससे करना है वो चीज़ नीचे आएगी, ये ध्यान रखनी। तो यहाँ पर हमने किया परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे बाद में। अब बताना है कि टोटल का सेविंग से कितना हुआ। अब सेविंग की 80 की 200 के रेस्पेक्ट में गुना 100 क्यों किया, परसेंटेज में। अब परसेंटेज जब हम करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करा जाता है, और परसेंटेज ये सब साइड निकलेगा तो 100 से डिवाइड होगा। ये सब आपको पता ही होंगी चीज़ें। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 2 0 से 2 0 कटा इधर, 2 6 0, ये आ गया 60%, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटी, 2 1 2 4 0, तो ये हुआ 40%। तो मीन्स परसेंटेज में बात करें तो इतना इसने स्पेंड किया है और 40% इसने सेव किया है। ये हुई हमारी परसेंटेज वाली बातें। जिस तरीके से आप समझोगे चीज़ों को, बुक में लिखा भी हुआ है इसी तरीके से कि परसेंटेज का मतलब है पर 100 के हिसाब से। अब 100 मतलब है टोटल क्वांटिटी, पर 100 माने टोटल क्वांटिटी, और जब परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, जैसे कि हमने किया। अगर मैं बोलता हूँ इसमें कन्वर्ट फ्रैक्शन दे दी मैंने कोई 2/8 इंटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी चीज़ कुछ नहीं, 2/8 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 2 4 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 6 22, 25% ये हमारे पास आंसर आ गया है। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। फ्रैक्शन दी है, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज हो जाएगा। अब परसेंटेज में दिया हो, जैसे कि दिया हो 25% इनटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 25 मल्टीप्लाई, अब इसको 1/100 कर देना है। मतलब परसेंटेज का साइन हटेगा, अगर इसका साइन हटाओगे एक बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन जब हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 आपकी फ्रैक्शन आ गई। ये है कन्वर्जन का रेट परसेंटेज का। और परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, हटाओगे परसेंटेज का साइन तो 100 से डिवाइड या 1/100 से मल्टीप्लाई। ये थी इतनी आसान चीज़ें यहाँ तक की। यही सेम चीज़ हम रेशो में लेके करते हैं। यही सेम चीज़ मैं रेशो में लेके करता हूँ। रेशो में क्या होता है वो देखते हैं ज़रा। मानो रेशो का मतलब तो सभी को पता ही होगा। जब दो चीज़ों को मैं कंपेयर करता हूँ और वो डिवाइड के फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशो के फॉर्म में लिख देते हैं, दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को, लेकिन उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हो तो डिस्टेंसेस दोनों में मीटर में होने चाहिए। अगर स्पीड को कन्वर्ट कर रहे हो तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहनी चाहिए। ये कहने का मतलब है कि यूनिट सेम रहेगी। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की आप स्पीड अगर कंपेयर कर रहे हो तो वो इस तरीके से रेशो में कर सकते हो। डिस्टेंसेस अलग अलग लोगों के कितना वो चल रहे हैं तो मीटर में लोगे। अगर एक इंसान का आपने मीटर में लिया है तो डिस्टेंस, तो दूसरे इंसान का भी मीटर में डिस्टेंस आप मेजर करोगे। ऐसा नहीं है कि एक इंसान का किलोमीटर में लिया, एक इंसान का मीटर में लिया, तो आप डिफरेंट ही क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी में, उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे, उसके बाद आप रेशो में जा पाओगे। तो बोला रेशो मैंने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल रेशो है 2:8, 2:8 है। अब इसमें बोला है मुझे कि आप इनका परसेंटेज बताओ। ए से बी का, A to B का, ये A/B है। A से B का रेशो बताना है, परसेंटेज बताना है, तो कैसे 2/8 कर देना है, मल्टीप्लाई 100। कंपेयर कर रहा है 2, 8 से हो रहा है, 8 से कंपेयर 2 हो रहा है, तो इसलिए 8 को मैंने नीचे लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में है तो 425%। अब इसका उल्टा करें, B to A, B को A से कंपेयर करना है। अब जब B को A से कंपेयर करना है तो B ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर आ जाएगा 400%। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अगर बोले परसेंटेज A to टोटल, परसेंटेज A to टोटल, टोटल का A से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 8 कर दो, हो जाएगा 10। टोटल अगर आप लिखोगे तो टोटल हो जाएगा ये 2 + 8 हो जाएगा 10। तो अब ये 10 नीचे आ जाएगा, इस बार ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 A को कंपेयर कर रहे हो, 0 से 0 घटा तो 20%। B to टोटल, टोटल से B को, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8/10 मल्टीप्लाई 100 इंटू में ये आ जाएगा 80%, ये कटा, ये आंसर आ गया। ये थी कंपैरिजन रेशोज़ के हिसाब से। प्रोपोर्शन भी आपको पता ही है कि प्रोपोर्शन में आप दो अलग अलग रेशो, सिमिलर रेशोज़ को लिखते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन में कुछ नहीं, A/B, प्रोपोर्शन का साइन C/D। ये किस तरीके की लिखने की फॉर्म होती है, मतलब इसका क्या है, जो A/B है वो बराबर A/B, इसमें बराबर होगा C/D के। कहने का मतलब मैं अगर लिखता हूँ 1/4 तो ये बराबर होगा किसके, 4/16 के। कैसे, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स दोनों में ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कहने का मतलब है अगर मैं 4/5 लिखता हूँ
तो ये 16/20 के बराबर होगा, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट रेशोज़। इसीलिए ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में होंगी। ये था प्रोपोर्शन का लेखा जोखा, ये था रेशो का लेखा जोखा। रेशो को किस तरीके से परसेंटेज में आप पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ तक कवर कर ली हैं। अब आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। इसमें डिस्काउंट और एसपी वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ करते हैं। वो ज़्यादा चीज़ ऐसी है जो सिर के ऊपर से जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट माने लाभ होना, फ़ायदा होना। अब फ़ायदा किस पर होगा, अब इसको समझो ज़रा। फ़ायदा किस पर लोगे? आपने एक चीज़ खरीदी है 100 रुपये की, आपने उसको बेचा 120 रुपये में। 100 की खरीदी है, 120 में बेचा है, तो बेचने वाली जो प्राइस है उसको हम बोल देते हैं सेलिंग प्राइस। बेचने वाली प्राइस सेलिंग प्राइस हो गई। सीपी जिस पे खरीदी थी कॉस्ट प्राइस, भाई आपकी जेब से जो पैसा गया उतना कॉस्ट लगा है ना, जो आपने जेब ढीली जितनी करी है उतना ही तो जाएगा पैसा। वो पैसा जो गया वो कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस से जितना आपने ज़्यादा बेचा उसी को प्रॉफिट बोलेंगे, उसी को प्रॉफिट बोलेंगे। तो इसमें हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, और इस केस में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा सीपी से। अब ये कैसे? भाई प्रॉफिट कर रहे हो, लाभ उठा रहे हो, तो लाभ मतलब थोड़ा जेब में पैसा तो आएगा ना। 100 की चीज़ 120 में बेची तो 20 रुपया जेब में गया ना। 100 रुपया लगा के 100 की चीज़ आप 20 में बेच रहे हो, 100 की आपकी सीपी है, बेच रहे हो 120 में एसपी में। तो जब माइनस करोगे बोलोगे भैया 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ है? 20 रुपये का। तो प्रॉफिट में 20 रुपये गए ना जेब में। 20 रुपये गए कि नहीं गए जेब में? जेब में गए तो फ़ायदा हुआ 20 रुपये का। इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। उसी को, और थोड़े पढ़े लिखे हो जाओगे तो गेन समझ लोगे इसको। यही गेन होता है। प्रॉफिट और गेन एक ही सिक्के के दो पहलू में, बात एक ही है। या तो प्रॉफिट बोलो चाहे गेन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब लॉस क्या होता है? ये तो थी प्रॉफिट वाली कंडीशन। लॉस वाली कंडीशन, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। लॉस माने हानि होना। अब नुकसान कब होगा? आपने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, भाई नुकसान हो गया, 80 रुपये की आपने बेच दी उसको। जब आप जितने में खरीदोगे उससे कम में बेचोगे। जितने में खरीदा, 100 में खरीदा, कम में बेचा, चाहे आप उसको 1 रुपया कम में बेचो, चाहे आप उसको 5 रुपया कम में बेचो, चाहे 0.5 रुपया कम में बेचो, लॉस लॉस है, वो लॉस में ही काउंट होगा। इसीलिए इस वाली कंडीशन में प्रॉफिट वाली कंडीशन में तो सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता था सीपी से, और इस वाली कंडीशन में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है? अगर आप एक चीज़ 100 रुपये की ख़रीद पा रहे हो और उसको आप बेचते हो 80 रुपये की, तो आपने ये जो डिफरेंस लाया ये था सेलिंग प्राइस और ये था कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 20 रुपये आप घाटे में गए हो, जो आपने जेब से लगाए हैं, ये आपका लॉस हो गया। और ये यहाँ पर ये था प्रॉफिट, यहाँ पर ये था प्रॉफिट। ये लॉस क्यों है? क्योंकि आपका सीपी ज़्यादा है, आपने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है, इसलिए वो लॉस है। और यहाँ पर आप कम में ख़रीद रहे हो और ज़्यादा में बेच रहे हो, तो इसलिए आपका ये प्रॉफिट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इससे रिलेटेड समझ में आ गई हो तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख देते हैं, और उसी से बहुत सारे फॉर्मूले जो बुक में लिखे हुए हैं वो सारी चीज़ें डिराइव होती हैं। कुछ उड़ती हुई कोई नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ उसी से डिराइव होती हैं। आप चाहो तो उसको लगाकर खुद का दिमाग लगा के आगे वो सही से सॉल्व कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ करना है भी नहीं उसमें। तो अब देखते हैं ज़रा कुछ फॉर्मूले।
इससे रिलेटेड। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आती प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ये समझने वाली बात है, ये कैसे निकालोगे या ये जो है किस पर निकालोगे। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात होगी तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। और वो क्यों निकलेगी, जो भी मैंने प्रॉफिट वाली चीज़ बात बताई थी, जो परसेंटेज वाली बात बताई थी, पर 100 पर टोटल क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हो। प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो किस पर निकाल रहे हो। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट अगर ले रहा हूँ किसी चीज़ पर, तो मैं किस चीज़ पर प्रॉफिट ले रहा हूँ। मैं सेलिंग प्राइस पे ले रहा हूँ, कॉस्ट पे ले रहा हूँ, या मार्क प्राइस पे ले रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट प्राइस पे ले रहा हूँ। अगर लॉस भी उठा रहे हो, जेब से दे रहे हो पैसा लॉस का, तो वो किस प्राइस पर दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हो। तो जब कंपैरिजन में कॉस्ट प्राइस रहेगा, जब कंपैरिजन में आप कॉस्ट प्राइस हमेशा ले रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस को ही आप एज अ कंपैरिजन क्वांटिटी नीचे फिट करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर CP नीचे होता है और यहाँ पर लिखोगे ऊपर प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो, बात एक ही है, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लॉस परसेंट, सेम चीज़ वही, कितना लॉस हुआ अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी से डिराइव फॉर्मूला हो जाते हैं। आप प्रॉफिट की जगह क्या कर लो, इसी से डिराइव फॉर्मूले जो हो जाते हैं, एक ही का बता रहा हूँ, बाकी सारे एक ही से होते हैं, सारे के सारे ये वाले। तो जैसे इसको पकड़ा हमने, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट का मतलब हुआ SP माइनस CP अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज, CP इधर दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको अलग अलग मैं लिख सकता हूँ। ये आया। SP अपॉन CP को एज इट इज़ लिख देंगे। CP दोनों तरफ एक तरफ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या करना है, 100 को ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर उस चीज़ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि A माइनस बी मल्टीप्लाई में C है तो A को C से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B को भी C से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो SP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज 100 उठ के इधर आ जाएगा, प्लस 100 बराबर SP बाय CP मल्टीप्लाई 100। 100 को नीचे ले जाओ या CP को उधर ले जाओ, जैसे भी करना चाहो कर लो। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इधर मल्टीप्लाई CP अपॉन में 100, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में नीचे गया, मल्टीप्लाई में CP आ जाएगा बराबर SP। तो ये भी कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो कि बोलेंगे कि रटना है रट लो, नहीं तो इसी से सारी चीज़ें निकल रही हैं। वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ है नहीं ये। तो ये था भाई ये मेन फॉर्मूला ये वाला है तुमको जो यूज़ करना है, और इसी में इसको फिट कर दोगे, इसमें इसको फिट कर दोगे, सारी चीज़ें अपने आप निकलती हुई आ जाएंगी। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। चलते हैं आगे अब डिस्काउंट और मार्क प्राइस की तरफ, जो अपना इसका लास्ट टॉपिक है।
मार्क प्राइस और डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस और डिस्काउंट क्या है? मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, MRP तो भैया आपने सबने देखा भी होगा, 10 रुपये का पार्ले जी का पैकेट आता है, उस पर लिखा होता है MRP बराबर 10 रुपया। 10 रुपया क्या है? MRP है, माने उसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें जितना भी GST वगैरह सब चीज़ जितना भी जुड़ा हुआ होता है वो उस 10 रुपया में जुड़ा हुआ है MRP में। मतलब इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर 10 रुपया मैंने MRP लिखा हुआ, मार्क प्राइस मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट की प्राइस तय कर दी है, माने 10 रुपये का एक चीज़ है, तो इसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, उस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, सब चीज़ इसमें इंक्लूड होंगी। इसलिए इसको मार्क प्राइस करा हुआ है, इसको इसलिए मार्क प्राइस बोला हुआ है कि मार्क्ड इतना मार्क प्राइस है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम MRP बोलते हैं, MRP रिटेल प्राइस। अब मैक्सिमम का मतलब तो समझ ही आ रहा है भाई, इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है उसमें सब चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो तो 10 से फालतू तो दे नहीं सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, 10 से ज़्यादा कैसे चला जाएगा? जब आपने उसमें टैक्स भी इंक्लूड कर दिया, अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड कर दिया, फिर भी आप 10 रुपये में बेच रहे हो तो उससे ज़्यादा कैसे दे दोगे? और आप लिख भी रहे हो कि मैक्सिमम प्राइस तो इसका 10 रुपये ही हो सकता है, तो कोई तुक ही नहीं बनता 10 रुपये से ज़्यादा बेचने का। तो ये होती है हमारी MRP, और इसी को जनरल भाषा में बोलते हैं मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस माने किसी ऑब्जेक्ट की कितनी प्राइस से हमने सेट कर दी है, जो प्राइस सेट की गई होती है हमारे द्वारा, उसी को हम मार्क प्राइस बोलते हैं, जो हम खुद सेट करते हैं। अब शॉपिंग करने जाते हैं जब हम, एक टर्म बड़ी अच्छी सी आती है दिमाग में जो हमको अट्रैक्ट करती है, डिस्काउंट। भाई 20% का, 30, 40, 50% का डिस्काउंट। ऑनलाइन शॉपिंग ले लो, ऑफलाइन शॉपिंग ले लो, किसी चाहे विशाल मेगा मार्ट में जाओगे, इतना डिस्काउंट है, भी डिस्काउंट्स आप देखते हो, तुरंत जेब ढीली करने पे तुले रहते हो। तो क्या डिस्काउंट, अब डिस्काउंट तो मिला, अब ये डिस्काउंट जो है, पूछूं आपसे, वो डिस्काउंट जो दिया गया, छूट तो मिल गई, लेकिन वो मिली किस पर? कौन से प्राइस पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है? ये समझने वाली बात है कि डिस्काउंट तो मिला, चलो 30% का डिस्काउंट मिला, लेकिन वो 30% मिला किस पर? मिला किस प्राइस पर? मिला किस प्राइस पर? किस प्राइस पर मिला? किस पे बोलोगे? कॉस्ट पे प्राइस पे मिला है, सेलिंग प्राइस पे मिला है, कि मार्क प्राइस पर मिला है? भाई आपने जितने में ख़रीदा उस पर मिला है, जितने में बेचोगे उस पर मिला है, या फिर मार्क प्राइस जितना आपने अंकित किया गया मूल्य है उस पर मिला है? आप बोलोगे, या नहीं समझ में आया तो अब बता देते हैं। मार्क प्राइस पर हमेशा मिलता है। अगर मार्क प्राइस आपका 100 रुपये है, आपने बोला जी 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट 100 रुपये से आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 80 रुपया। तो 80 रुपये आपकी एक फ़ाइनल प्राइस होगी जिस पे आप उसको बेचोगे, यही आपकी SP हो जाती है, यही आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। अब सेलिंग प्राइस क्यों हुई? क्योंकि डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस बची उसी पर आप बेचोगे, तभी तो आपको छूट का फ़ायदा मिलेगा, और आपको छूट मिली है 20 रुपये की इस वाले केस में। हमेशा ध्यान रखनी है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस हर ही कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट को दिया जाता है। कुछ रिलेशन है इनका। मार्क प्राइस बराबर SP प्लस डिस्काउंट। डिस्काउंट में उसमें सेलिंग प्राइस में और डिस्काउंट को जोड़ दोगे तो उसकी मार्क प्राइस बन जाएगी। अब किस तरीके से बनेगी, इसी का एग्जांपल लोगे। 100 रुपये उसकी मार्क प्राइस थी, कंपेयर करो ज़रा, सेलिंग प्राइस कितना था 80 रुपये, और आपने डिस्काउंट दिया था 20 रुपये का, तो दोनों साइड आप देखोगे इक्वल होती हुई नज़र आएंगी। दोनों साइड आपको इक्वल होती हुई नज़र आएंगी जब आप
एक दूसरे की वैल्यू इसमें पुट करोगे, मार्क प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 80, डिस्काउंट 20 रुपये का। तो ये रिलेशन है, ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन ध्यान रखना है। साथ के साथ अब डिस्काउंट परसेंटेज की बात की जाए, डिस्काउंट परसेंटेज वही सेम चीज़, डिस्काउंट कितना दिया। अब वही सीपी वाली चीज़ जो मैंने बताई थी कि सेलिंग प्राइस या नहीं सॉरी प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं क्योंकि सीपी पर ही चीज़ हो रही है। ऐसे ही सेम चीज़ डिस्काउंट जो हम कंपेयर करेंगे वो मार्क प्राइस पर करेंगे क्योंकि वो मार्क प्राइस पर ही हम कम ज़्यादा करते हैं, इसलिए मार्क प्राइस नीचे आ जाएगा और गुणा में 100। ये रिलेशन है डिस्काउंट परसेंटेज का और मार्क प्राइस को लेके। और जो चीज़ हमने पिछले वाली चीज़ में करी थी कि आप उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, कि जैसे कि इसमें एक रिलेशन और बनता है, डिस्काउंट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी बराबर एम पी माइनस एस पी। तो इसकी जगह आप एम पी माइनस एस पी भी लिख सकते हो, बाय एम पी मल्टीप्लाई 100। ये चीज़ भी कर सकते हो, तो भी बात सेम ही है, तो भी बात सेम ही है। तो यहाँ पर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर की सारी थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। हमने जाना कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज और रेशोज़ आपस में किस तरीके से कंपेयर होते हैं। हमने जाना कि ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बारे में क्या क्या इनके कंपैरिजंस हैं, क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ तो नहीं कह सकते, इनके बीच का रिलेशन किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूले हैं। पर ये कुछ ज़रूरी ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। बेसिक फॉर्मूले ज़रूरी हैं, बाकी जो आगे फॉर्मूले हैं वो आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी और फॉर्मूले आपको देखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो यहाँ पर इस चैप्टर को विराम देते हैं, क्वेश्चन वाला पार्ट अगले दिन में आएगा, तो उसके लिए वेट करना। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो सेशन तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सभी लोगों को शेयर कर देना इस चीज़ को अगर समझ में आई हो वीडियो तो।